Good afternoon, dear students. Today we will do our remaining figure of speech. First of all, we will do our repetition figure of speech. तो repetition जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कि repeat मतलब दोहराना. तो इसमें क्या होता है? Poets often repeat single words or phrases, lines, and sometimes even whole stanzas at intervals to make poem effective. यानी कि कवि क्या करता है, अपनी पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए या तो किसी सिंगल वर्ड को दोहरा देता है, यानी कि एक वर्ड यूज कर दिया उसके साथ दूसरा वर्ड यूज कर लिया, या फिर फ्रेजेस को रिपीट करता है, या फिर लाइंस यानी कि कंप्लीट लाइंस भी कई बार रिपीट करता है. आपने कई बार पोएम्स वगैरह के अंदर देखा होगा कि पूरी पूरी जो यानी कि आपकी फर्स्ट जो लाइन है वो आपकी स्टांजा के लास्ट में भी वही सेम लाइन होती है. तो इसे हमें क्या इसमें उसमें क्या होता है, आपका रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया होता है. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. और ये एक स्टांजा भी रिपीट हो सकता है, यानी कि आपका रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच कहाँ होता है, जहाँ पोइट ने किसी वर्ड को 2 टाइम लिखा हो, किसी फ्रेज को 2 टाइम रिपीट कर रखा हो, यानी कि 2 टाइम्स उसमें राइट कर रखा हो, या किसी लाइन का बार बार यूज़ किया हो, या फिर एक स्टांजा जो है वो आपका फर्स्ट स्टांजा भी सेम हो, लास्ट स्टांजा सेम हो, या वही स्टांजा आपके फिर बीच में भी आपका रिपीट हो जाए. तो वहाँ पे आपका कौन सा लिटरेरी टर्म्स यूज़ किया गया है पोइट के द्वारा, वहाँ पे आपका रिपीटिशन होता है. हम इसको एक बार एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं. जैसे वोटर वोटर एवरीवेयर, अब यहाँ पे वर्ड को रिपीट किया गया है. जैसे वोटर वोटर यानी कि वोटर जो वर्ड है, यहाँ पे इसको फिर दोबारा से इम्प्रेसिव बनाने के लिए पोइट ने वोटर का 2 बार यूज़ किया है. तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, रिपीटिशन. उसी प्रकार से देखो, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे. तो डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, तो यहाँ पे डे आफ्टर डे एक फ्रेज है और फ्रेज को रिपीट किया गया है. उसके बाद कहता है आइस वॉज हेयर एंड आइस वॉज देयर. अब आइस वॉज हेयर एंड आइस वॉज देयर, तो आइस वॉज यहाँ पे इस 2 वर्ड्स का जो है रिपीटिशन हुआ है. तो इसलिए यहाँ पे कौन सा लिटरेरी टर्म पोइट ने यूज़ किया है, तो रिपीटिशन है यहाँ पे. तो आपको एक बात, फ्रेज क्या होता है, एक बार ये इसमें एक फ्रेज वर्ड हमने यूज़ किया है यहाँ पे रिपीटिशन में. तो एक बार फ्रेज की आपको डेफिनेशन बता देते हो. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. यानी कि फ्रेज वर्डों का समूह होता है जो हमें थोड़ी बहुत सेंस देते हैं लेकिन उसमें कंप्लीट सेंस हमें नहीं देते. जैसे इन द मॉर्निंग, इन द गार्डन, ये सब क्या है, फ्रेजेस हैं. डे आफ्टर डे भी एक फ्रेज है. तो हमें एक बार हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. हमने क्या सीखा, रिपीटिशन में भी किसी वर्ड का रिपीटिशन हो सकता है, किसी लाइन का रिपीटिशन हो सकता है, किसी फ्रेज का भी रिपीटिशन हो सकता है, या फिर होल स्टांजा को भी रिपीट कर सकता है कवि. तो वहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वहाँ पे रिपीटिशन होगा. अब हम नेक्स्ट होगा हमारा पन. पन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो श्लेष होता है. पन आपको एक छोटी सी बात समझ लेनी है, पन ओनली क्या है, कुछ नहीं है. पन सिर्फ क्या है, प्ले ऑफ वर्ड्स है. यानी कि पन जब कवि यूज करता है तो वो वर्डों के साथ खेलता है. इसकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं. पन इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स ईदर आइडेंटिकल इन साउंड, होमोनिम्स और सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग. यानी कि आपको इसकी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पन में क्या होता है, यानी कि वर्ड्स सेम होते हैं, यानी कि या तो वो साउंड से भी सेम होंगे. जैसे आपका एक वर्ड है जोहन डन और अनडन, यानी कि डन अनडन, अब इसमें क्या है, साउंड सेम हो गई है. या फिर एक वर्ड हमने मानो देखो यूज कर लिया ग्रेव. ग्रेव वर्ड जो है, और उसी ग्रेव वर्ड को ही एक लाइन में यूज कर लिया पोइट ने, दूसरी लाइन में भी ग्रेव वर्ड को यूज कर लिया. तो वहां पे पन कब होगा, यानी कि वर्ड एक होगा लेकिन उसका मीनिंग हर बार डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे पन होगा. यानी कि पन में क्या होता है, वर्ड या तो उसकी साउंड के हिसाब से सेम लगेगा हमें, या उसकी जो स्पेलिंग्स है वो सेम हो. जैसे ग्रेव जो वर्ड है, ग्रेव वर्ड को यदि एक पैराग्राफ में कवि ने 2 टाइम्स यूज कर लिया, ठीक है, 2 टाइम यूज करने के बाद एक ग्रेव का मीनिंग तो हो रहा आपका सीरियस, और दूसरे ग्रेव का मीनिंग आपका निकल रहा कब्र, क्योंकि ग्रेव का मीन कब्र भी होता है और ग्रेव का मीनिंग सीरियस भी होता है.
तो वहां पे हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच वहां पे बोलेंगे, वहां पे पन होगा हमारा। क्यों पन होगा? क्योंकि कवि ने जो है वर्डों के साथ प्ले कर रखा है, यानी कि वर्ड तो एक यूज कर रखा है लेकिन उसका मीनिंग हर बार क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको अपने माइंड में या अपने नोट्स बना लेना चाहिए, उसमें आपको लिख लेना चाहिए कि पन हमारा कब होगा, जब वर्ड तो सेम होगा या वो साउंड में सेम हो या उसकी मीनिंग या स्पेलिंग में सेम होगा, लेकिन मीनिंग में डिफरेंट होगा। मीनिंग उसका हर बार क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक बार देख लेते हैं हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे जोहन डन, अनडन, अनडन। अब यहाँ पे जोहन डन कौन है, जो आपके पोएट हैं। अनडन उनकी वाइफ का नाम है और अनडन ये आपका एक वर्ड है। तो यहाँ पे देखो तीनों में साउंड सेम है लेकिन तीनों के हर बार मीनिंग अलग है, क्योंकि जोहन डन एक पोएट है, अनडन उनकी वाइफ है और अनडन एक वर्ड अलग है, उसका मीनिंग अपना अलग है। इसलिए हमें अब क्या सीखा, पन से हमें क्या क्लियर हुआ कि पन में क्या होता है, कवि जो है वर्ड्स के साथ प्ले करता है, प्ले ऑफ वर्ड है पन। उसमें वर्ड सेम हो सकता है, वो सेम जो वर्ड होगा या फिर उसकी साउंड सेम होगी लेकिन हर बार उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होगा। यानी कि हमें अपने माइंड में पुट कर लेना है कि पन जब हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाएगा तो वहां पे उसका मीनिंग हर बार डिफरेंट होगा, तो वहां पे पन होगा। नाउ वी विल डू अवर एंटीथेसिस। आई थिंक आपको हमने अभी तक रिपीटिशन और पन किया तो वो आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम करेंगे अपना एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, इट प्रेजेंट्स कॉन्ट्रेरी आइडियाज, थॉट्स इनटू सेपरेट क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। देखो इसमें इसने दो वर्ड, इनकी जो ये वर्ड लिखे हैं इन्हीं पे ध्यान अगर आपने दे लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि इट प्रेजेंट्स कॉन्ट्ररी आइडियाज, यानी कि विरोधाभास विचार प्रकट करता है। थॉट्स विचार दे, या तो आइडियाज देगा या फिर आपको थॉट्स देगा, लेकिन किस में होंगे, सेपरेट क्लोज और फ्रेज में होंगे। लेकिन वो जो विचार या आइडियाज जो आपको प्लान देगा वो बिल्कुल किस में होंगे, वो या तो किसी क्लोज में होंगे, यानी कि एक अलग क्लोज में होंगे, यानी कि एक सेंटेंस के टू पार्ट मिलेंगे आपको। एंटीथेसिस आपका कब होगा, जब आपका एक सेंटेंस के टू पार्ट होंगे, तो एक पार्ट में एक अलग आइडिया होगा या थॉट होगा और दूसरे पार्ट में अलग आइडिया या थॉट होगा। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो क्लोज वर्ड यूज किया गया है, एक फ्रेज वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पे क्लोजेज और फ्रेजेस, आई थिंक आपको क्लोजेज और फ्रेजेस के बारे में पता होगा लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि फ्रेज और क्लोज में क्या। क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वर्ब। बट जो फ्रेज होता है उसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता, अपना कोई प्रेडिकेट वर्ब नहीं होता, लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। फ्रेज और क्लोज में क्या होता है, कॉमन क्या होता है, भी दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है। जो क्लोज होता है इसका अपना सब्जेक्ट और इसकी अपनी प्रेडिकेट वर्ब होती है, लेकिन जो फ्रेजेस हैं इनका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। अब इसका हम एंटीथेसिस का एक बार हम एग्जांपल देखेंगे। देखो हमने माइंड में रखना है जो एंटीथेसिस होता है इसमें हमारे कॉन्ट्ररी आइडियाज या थॉट्स होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, सेपरेट क्लोज में या फ्रेज में होंगे। यानी कि एक सेंटेंस के टू पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट में आइडिया कुछ होगा और दूसरे पार्ट में उसका डिफरेंट आइडिया होगा उसी के साथ में। जैसे टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहाँ पे टू आर हिज इज ह्यूमन यानी कि मनुष्य जो है गलती का पुतला है। टू फॉरगिव डिवाइन, लेकिन माफ करना एक दैवीय गुण है। तो यहाँ पे दो क्लोजेज यानी कि दो यहाँ पे फ्रेजेस यूज किए गए हैं, टू आर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव डिवाइन। उसके बाद एक और देखते हैं, सेकंड देखते हैं, नोट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। भाई ये बात नहीं है नोट दैट आई लव्ड सीजर लेस कि मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता, लेकिन साथ में दूसरी बात क्या जोड़ देता, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखो, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यानी कि हम जब संगठित होते हैं तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन जब बट जाते हैं तो हम गिर सकते हैं, यानी कि हमारा पतन हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन दोनों में ही क्या है, बिल्कुल अलग, यानी कि दोनों में ही कॉन्ट्रेरी आइडियाज और थॉट्स हैं।
स्पीच सिल्वर है, यानी कि जब बोलने में अगर चांदी है तो चुप रहने में सोना है। तो दोनों में क्या है, कॉन्ट्ररी आइडियाज को दिखाया गया है, लेकिन दोनों में सेपरेट फ्रेजेस और क्लोजेस का यूज करके यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें एक बात और भी है, यानी कि आपने एंटीथेसिस एंटीथेसिस आज हमने किया है, इससे लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑक्सीमोरोन। तो ऑक्सीमोरोन में कई बच्चे क्या होता है, ऑक्सीमोरोन में और एंटीथेसिस में क्या होता है, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका एक बिल्कुल छोटी सी बात ध्यान में रखना, जब ऑक्सीमोरोन होता है तो दोनों में ही ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, यानी कि लिटरली तो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, एंटीथेसिस में तो क्या होता है, एक अलग अलग क्लोज होते हैं, उसमें सेपरेट यानी कि एक ऑपोजिट वर्ड्स आएंगे, यानी कि एक वर्ड पहले पहले वाले फ्रेज में आ गया और उसका ऑपोजिट सेकंड फ्रेज में आ गया है। और जो ऑक्सीमोरोन है उसमें क्या होता है, दोनों वर्ड इकट्ठे होते हैं। दोनों वर्ड इकट्ठे कैसे होते हैं, देखो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ओपन सीक्रेट वर्ड है, तो ओपन सीक्रेट में क्या है भाई, ओपन और सीक्रेट भी दोनों वर्ड एक साथ यूज किए हैं। उसी प्रकार से ट्रेजिक और कॉमेडी, ट्रेजिक वर्ड और कॉमेडी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंड हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, एंटीथेसिस में क्या होता है, एंटीथेसिस में एक फ्रेज में आपको एक वर्ड मिलेगा और सेकंड फ्रेज में या फिर सेकंड क्लोज में आपको उसका अपोजिट मिलेगा। लेकिन ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, वो दोनों ही वर्ड्स यानी दोनों ही अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, यानी कि जॉइंड होते हैं, जैसे ओपन सीक्रेट, ट्रेजिक, कॉमेडी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, जैसे यू नो व्हाट इज द ट्रेजेडी इन दिस प्ले इज ए कॉमेडी। अब मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में एंटीथेसिस यूज किया गया है। देखो, यू नो व्हाट इज द ट्रेजेडी इन दिस प्ले, अब ये हमारा एक पार्ट हो गया सेंटेंस का, भी व्हाट इज द ट्रेजेडी, अब ट्रेजेडी वर्ड यहाँ यूज किया गया है। अब सेकंड जो पार्ट है सेंटेंस का, दिस प्ले इज ए कॉमेडी, अब दिस प्ले जो क्या है, एक कॉमेडी है। तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट में हमने यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रेजेडी वर्ड यूज किया और हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने कॉमेडी वर्ड यूज कर दिया, यानी कि दोनों हैं तो एक दूसरे के अपोजिट। कहने का मतलब ये है, एंटीथेसिस को आपको ऑक्सीमोरोन के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि एंटीथेसिस में क्या होता है, वहाँ पे एक वर्ड ओपोजिट होगा वो आपका एक फ्रेज में मिलेगा, और जो उसका जो ओपोजिट वर्ड वो आपको यानी कि एक आइडिया आपको एक फ्रेज में मिलेगा, और जो उसका विरोधाभास यानी कि उसका कॉन्ट्रेरी आइडिया आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, यानी कि एक ही पार्ट में दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। जबकि ऑक्सीमोरोन में क्या होगा, आपको मैं एक ऑक्सीमोरोन का इस वीडियो में भी एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे आई लव रीडिंग ट्रेजिक कॉमेडी, भी मैं आई लव रीडिंग ट्रेजिक कॉमेडी। अब यहाँ पे ट्रेजिक कॉमेडी दोनों ही वर्ड क्या है, एक साथ यूज किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमोरोन। देखो हमने जो मैंने एक पहले आपको एग्जांपल दिया था उसको एक बार फिर से बताते हो, आप प्लीज उसको राइट कर लेना, मैं यहाँ पे इसको लिखना भूल गई हूँ। यू नो व्हाट इज द ट्रेजेडी इन दिस प्ले, भी इस प्ले में क्या ट्रेजेडी है, फिर कहता है दूसरे पार्ट में इसने लिख दिया दिस प्ले इज ए कॉमेडी, भी ये प्ले एक कॉमेडी है। अब यहाँ पे एक पार्ट में ट्रेजेडी वर्ड यूज किया और एक पार्ट में कॉमेडी, इसमें भी लेकिन एक एग्जाम्पल और मैंने आपको दिया, उसमें क्या था, आई लव रीडिंग ट्रेजिक कॉमेडी। अब दोनों ही सेंटेंसों में मैंने ट्रेजिक कॉमेडी यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी वर्ड यूज किए हैं, लेकिन एक में क्या है आपका एंटीथेसिस है और एक में आपका क्या है, ऑक्सीमोरोन है। तो ऑक्सीमोरोन कब होता है, जब वो दोनों ऑपोजिट वर्ड ज्वाइंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। आप इसको बिल्कुल इजीली अगर आपको ध्यान में रखना तो ऑक्सीमोरोन समझ लेना, वो फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड क्या होते हैं, वो हमेशा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरोन में जो ऑपोजिट जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, यानी कि वो फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो आपका एंटीथेसिस है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि वो एक वर्ड आपका एक क्लोज में या फ्रेज में आएगा तो सेकंड फ्रेज में या दूसरे में उसका अपोजिट आएगा। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, यानी कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरोन में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप उसको मिक्सअप नहीं करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है मानवीयकरण, और इट इज़ वेरी इजी, इट विल बी, यू विल अंडरस्टैंड इट
in single minute. इट प्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग बींग. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम कैसे प्रकट करता है कभी, एज लिविंग बींग. जैसे हमारे जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे जो सजीव जो वस्तु होती हैं, जैसे वो घूमती हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब क्रियाएं कौन करते हैं, लिविंग बींग करते हैं. लेकिन पोइट क्या करता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन चीज़ों में इनके जो ट्रेट्स हैं, इनके जो गुण हैं वो डाल देते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, डेथ हैज पुट है डेडली हैंड्स ओवर योर हेड. यानी कि जो डेथ है, एक मृत्यु है, भाई डेथ के कभी हैंड नहीं होते, और वो अपने जो हैंड्स हैं वो किसी के सिर पे कैसे रख देगी. तो यहाँ पे डेथ को क्या कर दिया इसने, एक नॉन लिविंग थिंग को कैसे कैसे ट्रीट कर रहा है, कभी एक एज ए लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा. यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, पर्सोनिफिकेशन. उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मर्सी वॉज क्राइंग ओवर द अनटाइमली डिमाइज. डिमाइज मीन्स क्या होता है, मृत्यु. यानी कि मर्सी जो है वो क्राई कर रही थी. भाई देखो, रोने का काम कौन करते हैं, लिविंग बीइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्सी से वो क्राइंग का काम करवा रहे हैं पोएट. तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन. आई थिंक आपको पर्सोनिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने जो रिमेनिंग जो बाद में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है. तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स. यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आस्क मी. थैंक्स.